यस, गणपति बाप्पा मोरया बोलो, बजरंग बली की जय। बोलना भाई, भगवान जी साथ देना हमारा। गणपति बाप्पा इज द गॉड ऑफ नॉलेज एज वेल एज बजरंग बली जी संकट मोचन है, और क्या कहते हैं उसको, साक्षात है। तो हम दोनों के आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? Corporate finance deals with raising and using the finance by a corporation. Corporation मतलब कंपनी। यहाँ पर जहां जहां ये वर्ड कॉर्पोरेट आएगा वहां वहां आपको सब्सटीट्यूट करना है उसको कंपनी के साथ। Corporate finance deals with raising and using of funds by a corporation. It deals with financing the activities of the corporation, that is company, capital structuring and making investment decisions. आपको जब आप कंपनी के लिए बेटा कैपिटल इकट्ठा करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आप कैसे लोन लेते हो, किसी से भी सस्ता लोन लेना चाहते हो आप। आया बात समझ में? आप बहुत ज्यादा पे नहीं करना चाहते। अगर भाई आपको चक्री ब्याज लगा के सामने वाला लोन दे रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा बहुत ऊंचे रेट पर कोई लोन दे रहा है तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। आया समझ में भाई? इंटरेस्ट पे करते करते ही आदमी आधा हो जाता है, ब्याज पे करते करते ही आदमी आधा हो जाता है, कंपनी का दिवाला निकल जाता है। इसलिए हमको जो सोर्स ऑफ कैपिटल चाहिए, जो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हमको करना है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमको लेने हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए वायबल। Corporate finance as managing financial activities involved in running a corporation. It involves managing the required finances and sources. कंपनी में क्या होता है? कंपनी में फाइनेंसेस मैनेज होता है, सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो भी इन्वॉल्व होती है इनटू रनिंग अ कॉर्पोरेशन, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंसेस। आपके पास पैसा लिमिटेड होता है। आया समझ में? चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे आप पार्टनरशिप हो, ओके, XYZ कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देख लोगे तो आपके पास ना बेटा पैसा लिमिटेड होता है। तो ये लिमिटेड पैसे का हमको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अगर हम उसको वेस्ट कर देते हैं, अगर हम उसको लॉसेस वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मतलब हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए जो हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसका हमको मैक्सिमम पॉसिबल अच्छे से यूटिलाइजेशन करना होता है। इसको हमको इस तरीके से यूटिलाइज करना होता है कि हम इससे से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके, क्योंकि बेटा जब प्रॉफिट आता है ना तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे सरवाइव कर पाती है। आया समझ में? जब प्रॉफिट कोई भी अर्न करता है तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट आगे लेकर जा सकती है, कंपनी को और ग्रोथ कर सकती है। द बेसिक रोल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आज मैंने शेयर खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, किसी XYZ कंपनी का शेयर मैंने खरीदा 100 रुपए का, और वो आज में खरीदा हुआ 100 रुपए का शेयर 3 महीने के बाद 175 178 में ट्रेंड कर रहा है। मतलब कंपनी ने मेरा बहुत ज्यादा फायदा करके दिया है। यस और नो बोलो। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बोलते बेटा चक्री ब्याज को इंग्लिश में, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आज मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 3 महीने बाद वो 178 रुपए 178 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आया समझ में? मतलब मैंने 100 रुपए के ऊपर कितने कमाए बेटा? 78 रुपए, 78 रुपीज। 3 महीने में मैंने कितने कमाए? 100 रुपए पर 78 रुपए कमा लिए। आया समझ में? I earned I earned 78 रुपीज ऑन रुपीज 100। 100 रुपए का शेयर अगर 3 महीने के बाद, आज तारीख है 13 जनवरी 2021, ठीक है, 13 जनवरी 2021 को मैंने शेयर मार्केट से शेयर खरीदा, और आज से ठीक 3 महीने बाद मतलब 90 दिन के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है 178 रुपए में। मतलब कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छा है। वो क्या कर रहे हैं, मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो वेल्थ है उसको वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं।
मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो वेल्थ है, कंपनी उसको मैक्सिमाइज कर रही है। जो मैंने इन्वेस्ट की है कंपनी में, जो मैंने पैसा डाला है कंपनी के अंदर, उसकी शेयर्स खरीद के आई एम एन इन्वेस्टर। आया समझ में? मैं कौन हूँ? मैं हूँ इन्वेस्टर, मैं हूँ इनका शेयर होल्डर। मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपए के एक ही हिसाब से। ओके, 3 महीने बाद इसने 178 में ट्रेड करना शुरू किया। 78 रुपए कंपनी ने मुझे कमा कर लिए इनटू द वेरी शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है आज से 3 साल बाद, आज मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आज से 3 साल बाद वो एक शेयर कम से कम 1200-1500 रुपए में ट्रेड करे। इतना ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होता है इनटू द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन द केस ऑफ कंपनीज। उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ, उल्टा भी होता है कभी कभी, बट ज्यादातर हम पॉजिटिव साइड पे ही हमारा फोकस रखेंगे। सो गाइज, corporate finance corporate finance understands the financial problems of the organization beforehand and prevents them. Capital investment become an important part of corporate financial decisions, such as if dividend should be offered to shareholders or not, if the proposed investment option should be rejected or accepted, managing short-term investment and liabilities. तो भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिसीजंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिसीजंस मतलब कौन से डिसीजंस होते हैं? इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिसीजंस मतलब वो डिसीजंस जिसमें आप डिसाइड करते हो कितने इक्विटी शेयर्स बेचने हैं, कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं। क्योंकि डिबेंचर क्या है बेटा हमारा? डिबेंचर क्या है बेटा जी हमारा? डिबेंचर होता है हमारा डेट कैपिटल, डेट। ओके, कोई कोई इसको डेब्ट भी बोलता है, ठीक है, डेब्ट बोलना है डेब्ट बोलो, लेकिन इट्स कॉल्ड एज डेट। ओके, सो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर हमारा ओन कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स हमारा ओन कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स हमारा ओन कैपिटल है। डेप्ट और बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स हमारा बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है एंड इट इज अ बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में दो चीजें और बोरोड कैपिटल में दो चीजें। ओन कैपिटल में दो चीजें और बोरोड कैपिटल में दो चीजें। ओन कैपिटल में कौन सी दो चीजें? ओन कैपिटल में दो चीजें, फर्स्ट इज इक्विटी, अनदर इज प्रेफरेंस। और बोरोड कैपिटल में कौन सी दो चीजें? पहले तो भैया डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, और दूसरा तो डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। क्लियर है? क्लियर है? हम ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस इकट्ठा करने की कोशिश किससे करते हैं? ओन सोर्सेस ऑफ फंड्स से, ओन सोर्स ऑफ कैपिटल से हम ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेटा महंगा होता है ना डिबेंचर्स और बॉन्ड्स या फिर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। कितना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है? यस और नो? यस, बोरोड कैपिटल और एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल बोले तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ओन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तीनों के तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन दो ही चीजें इसके अंदर आती है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ओन्ड कैपिटल, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ओन कैपिटल, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ओन कैपिटल मतलब हमारा प्रेफरेंस एंड इक्विटी, मतलब हमारा प्रेफरेंस एंड इक्विटी। एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस और सेकेंडरी सोर्स ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस आर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स या फिर डिपॉजिट्स। ओके, क्लियर है? दो दो के बीच में फर्क, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, इतना फर्क क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना? ओन कैपिटल स्लैश प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल स्लैश इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल, ये तीनों लिखो कहीं पे, लिखो लिखो सब लिखो। ओन सोर्स ऑफ कैपिटल, ओन OWN, ओन सोर्स ऑफ कैपिटल स्लैश प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल स्लैश इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। लिखा? लिखा बेटा जी? ओन्ड कैपिटल स्लैश इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल स्लैश
प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और नीचे लिखो आप secondary source of capital slash borrowed capital, secondary source of capital slash borrowed capital slash external source of capital is equals to debentures slash bonds and deposits accepted, debentures slash bonds and deposits accepted. लिखा, दोनों लिखा, प्राइमरी सेकेंडरी, ओन्ड बोरोड, इंटरनल एक्सटर्नल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो कंपनी क्या डिसाइड करती है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिसीजंस में? कितने इक्विटी शेयर्स बेचने हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स बेचने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड देना है, डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को कितना ब्याज देना है, अगर डिपॉजिट्स हमको एक्सेप्ट करने हैं तो कौन से इंटरेस्ट रेट पे हमको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, और ये सारे सोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ पैसा हमको किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, इन सारे सोर्सेज। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर देयर? हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर देयर फॉर अ कंपनी? कल के लेक्चर में मैंने बोला, कल के लेक्चर में मैंने समझाया, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर अवेलेबल टू अ कंपनी? हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर अवेलेबल टू द कंपनी? Answer quick guys, how many sources of capital are available to the company? एग्जैक्टली रोहित, एग्जैक्टली जानवी। आप पांचों के नाम बता दो यार फटाफट, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। फटाफट पांचों के नाम बता दो। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड जानवी, एग्जैक्टली। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड बैंक लोन। डिपॉजिट चौथा है डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड बैंक लोन। पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, चौथा डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड द लास्ट वन इज बैंक लोन। बैंक लोन में भी तीन टाइप्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट। ओके लेट्स मूव अहेड गाइस, बस यही काम होता है कंपनी का। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी हॉगलैंड, अकॉर्डिंग टू हेनरी हॉगलैंड की डेफिनेशन है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। यूज ऑफ, ओके, एक्विजिशन, कैसे हमको पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ कहाँ से हम पैसा जोड़ सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हेनरी हॉगलैंड, कहाँ कहाँ से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरीली विद द एक्विजिशन, कहाँ कहाँ से ला सकते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे अपने बिजनेस के लिए, कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं फॉर बेटर पर्पज। ओके, जो भी कैपिटल आप इकट्ठा कर रहे हो फॉर द बिजनेस कॉर्पोरेशन, अकॉर्डिंग टू हेनरी हॉगलैंड। दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर वी के ऑफ मैनेजमेंट स्कूल, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज दैट फंड, corporate finance is that fund which is bring only for the corporate purpose and investment and use only in the corporate sectors। corporate finance मतलब वो पैसा, वो फंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब वो पैसा, वो फंड जो कि हम इकट्ठा करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट एंड यूज ओनली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। भाई ये हम इकट्ठा भी करते हैं हमारे कंपनी के लिए और ये यूज भी होता है हमारे कंपनी के पर्पस के लिए, अकॉर्डिंग टू वीके मैनेजमेंट स्कूल। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, the term corporate finance also includes financial planning. The term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market and share market. It also covers capital formation and foreign capital, even
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में? एक तो भैया मनी मार्केट और दूसरा तो हमारा कैपिटल मार्केट। एक तो पहला तो हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर क्या क्या आता है? मनी मार्केट के अंदर आती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री में जितना भी करेंसी है उसको प्रिंट और सर्कुलेशन का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्री में हमारे इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है? महंगाई कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बिजनेसेस को लोन कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक से लोन लेते हो ना आप, और सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स बोलो चाहे प्राइवेट बैंक्स बोलो, सब किसके अंडर में आता है? कब सब किसके छत्र छाया में आते हैं? तो सारी टाइप के बैंक्स, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, ओके, तो सारी बैंक्स जो है भारत भर में फैली हुई, ये सारी बैंक्स किसके छत्र छाया में आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, तो मनी मार्केट में सबसे बड़ा, सबसे जायंट कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे मनी मार्केट को ऑपरेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आया समझ में? तो भैया मनी मार्केट का बाप कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैपिटल मार्केट का बाप कौन है? दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट में कौन कौन आते हैं? कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पर शेयर्स खरीदी बेची जाती है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जहां पर खरीदे बेचे जाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। जिस मार्केट से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, जिस मार्केट से कंपनीज पैसा पूरा इकट्ठा करती है, जिस मार्केट में कंपनीज पूरा पैसा समेटती है, इकट्ठा कर लेती है सिक्योरिटीज बेच बेच के, उसको कहा जाता है बेटा कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट बोले तो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट बोले तो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस। और स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या होता है? सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है। ओके, देयर आर टू कंपोनेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। वेरी फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ओके, इसीलिए शेयर मार्केट और हमारा बैंक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग? कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, द इंपॉर्टेंस। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है बच्चों? एक्विजिशन मतलब खरीदना, एक्विजिशन मतलब खरीदना, संपादन करना, कब्जा कर लेना। ओके गाइज, शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़े। एक्विजिशन, अक्वायरिंग, अक्वायरिंग मतलब इकट्ठा करना बेटा, अक्वायरिंग मतलब इकट्ठा करना, कब्जा करना। आया समझ में? हम समेटते हैं ना सब कुछ, समेटना मतलब अक्वायर करना। आया बात समझ में? अक्वायर, टू अक्वायर द असेट, असेट को इकट्ठा करना, असेट को अपना बना लेना। आया समझ में? ओके, फर्स्ट डेफिनेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ, इकट्ठा करना कैपिटल। हम अलग अलग 5 सोर्सेस ऑफ कैपिटल है हमारे पास, अलग अलग सोर्स यूज कर कर हम कैपिटल इकट्ठा करते हैं बेटा। लिखो वहां पे, एक्विजिशन मतलब एकत्रित करने। एक्विजिशन में, एक्विजिशन को मराठी में बोलते हैं एकत्रित करने, इकट्ठा करना हिंदी में। आया समझ में? अलग अलग सिक्योरिटीज बेच बेच के हम पैसा इकट्ठा करते हैं, बरोबर, पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में। हम अलग अलग सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजनेस में। आया समझ में?
ओके गाइस, आगे बढ़े बेटा। एक्विजिशन मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करने। आगे बढ़े। प्रगति, सेजल, खुशी, ज्ञानेश्वरी, राजनंदिनी, हमारी अपनी वैशाली जी, खुशी, प्रिया। प्रिया नहीं दिख रही यार, प्रिया चौबे कहाँ है? वेयर इज प्रिया चौबे? रोहित जी आगे बढ़े। पूजा, पूजा अग्रवाल जी। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। Importance of corporate finance. The importance of corporate finance may be discussed as follows. Helps in decision making. कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस. सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. ओके भाई, जितना पैसा होगा उस हिसाब से हम अपना बजट डिसाइड करेंगे, फिर अपन कुछ प्लान कर सकते हैं ना. आया बात समझ में? helps in decision making. Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. बेटा जितनी चद्दर होती है ना उतने ही पैर पसारे जाते हैं. आया समझ में? अंथरून पाहुन पाय पसरणे. आलं का लक्षात? अरे समझा क्या? जितना हमारे पास पैसा अवेलेबल होता है ना उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. जब हमको पता है कि हमारे पास में 50 लाख रुपए है तो 50 लाख रुपए के हिसाब से हम आगे के डिसीजंस लेते हैं. क्योंकि भैया अगर पैसा खत्म हो गया हमारा ये 50 लाख रुपए तो हम कहाँ से ढूंढ ढूंढ के और पैसे लाएंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, पहले बजट डिसाइड करते हैं. पहले हम बजट डिसाइड करते हैं. 50 लाख रुपए अगर हमारे पास है तो 50 लाख में भी हम 5 लाख की मार्जिन रख के 45 लाख का बजट बनाते हैं. आया समझ में? आया समझ में? लिखो बाजू में, लिखो अंदरून पाहुन पाय पसरणे, अंदरून पाहुन पाय पसरणे. ओके, जितनी चद्दर होती है ना बेटा उतने ही पैर पसारे जाते हैं. कंपनीज भी उसी बेसिस पे डिसीजंस लेती है. जितने फंड्स, जितना कैपिटल हमारे पास है उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाने हैं, कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम में इसको बनाना है और कब ये हमको रेवेन्यू देना स्टार्ट करेगा. आगे बढ़ेंगे. सेकेंड, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. बिजनेस फर्म. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, or even taking loans from the banks whenever a business firm wants to start a new venture. Business firm can raise funds. कोई भी बिजनेस फर्म्स अपने फंड्स रेज कर सकती है. कैसे रेज कर सकती है? शेयर्स बेचकर, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स बेचकर, ओके, या फिर लोन्स लेकर. किसी भी बैंक से जब भी बिजनेस फर्म को पैसा चाहिए होता है फॉर अ न्यू वेंचर, आपको पता है कि आगे जाकर आपको बहुत बड़े बड़े 3 प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं. ओके, कंपनी को पता है कि उसको 3 करोड़ का एक, 5 करोड़ का एक और 7 करोड़ का एक. 3 + 5 + 7 कितने होते हैं? 3 प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं कंपनी को. 3 करोड़ का एक, 5 करोड़ का एक, 7 करोड़ का एक. तीनों मिलाकर कितना हुआ? एग्जैक्टली तो ये 15 करोड़ रुपए कंपनी के पास अवेलेबल होंगे या फिर हम शेयर्स बेचकर, डिबेंचर्स कॉल आउट कर कर, बॉन्ड्स कॉल आउट कर कर, ओके, या फिर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके खड़े करेंगे. बेटा कंपनी क्या करती है, जब उसको दिखता है, नजर में आता है कि फ्यूचर में हमको ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, मतलब जोड़कर 15 करोड़ रुपए की हमको जरूरत है, तो उस हिसाब से कंपनी क्या करती है, या तो शेयर्स इशू करेगी, या तो डिबेंचर्स बेचेगी, या तो बॉन्ड्स इशू करेगी, या फिर बैंक से कर्जा लेगी कि भाई ये 15 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 15 करोड़ के प्रोजेक्ट, सपोज बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये 15 करोड़
करोड़ की, और यही 15 करोड़ की जो 3 बिल्डिंग्स बनाएंगे उसमें तकरीबन 20 फ्लैट्स होंगे। ओके, टोटल हो गए 60 फ्लैट्स, और ये 60 फ्लैट्स को बेचकर ये लोग 80 करोड़ रुपए कमा लेंगे। आया समझ में? 60 फ्लैट्स को बेचकर 3 बिल्डिंग्स बनाई मैंने, एक 3 करोड़ की बनाई, एक 5 करोड़ की बनाई, एक 7 करोड़ की बनाई। तीनों प्रोजेक्ट्स मेरे 15 करोड़ रुपए में बन गए, और ये तीनों बिल्डिंग्स के फ्लैट्स जब मैं बेचूंगी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ओके, दैट पेंट हाउस अपार्टमेंट, ये पूरा तीनों फ्लैट जो भी मेरे बिल्डिंग्स है उसके सारे फ्लैट्स अगर मेरे बिक जाते हैं तो मुझे 60 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे। 60 करोड़, 60 करोड़। और मेरी लागत कितनी लगी बेटा? मेरी लागत कितनी लगी? कितना पैसा लगा मुझे बनाने में? पैसा कितना लगा? बनाने के लिए पैसा कितना लगा? कैपिटल कितना लगा मुझे तीनों बिल्डिंग्स खड़े करने के लिए? और मैंने कमाया कितना तीनों बिल्डिंग्स के फ्लैट्स बेचकर? How much I earned, how much revenue I earned by selling the flats from all of these 3 buildings? एग्जैक्टली पूजा, एग्जैक्टली यू आर राइट बेटा। 15 करोड़ की लागत लगी, कमाए मैंने 60 करोड़। 15 करोड़ की मेरी लागत लग गई, कमाए मैंने 60 करोड़, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ? मुझे मुनाफा कितना हुआ? मुझे मुनाफा हुआ 45 करोड़ रुपीज का। आया समझ में? मुझे मुनाफा कितना हुआ? 45 करोड़ रुपीज का। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब भी अपने को कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कर्जा लेते हैं। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम कर्जा लेते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करके शेयर्स बेच देंगे, डिबेंचर्स इशू कर देंगे, बॉन्ड्स इशू कर देंगे, या फिर बैंक से कर्जा ले लेंगे, अपने प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे, और उसको बेच के अपना जितना भी हमने लिया हुआ है कर्जा वो चुका देंगे। और जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, उसको हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं सारे एक्सपेंसेस चुकाकर। सारे एक्सपेंसेस चुकाने के बाद इसमें जो भी पैसा बचता है वो हम सेफ साइड रखते हैं, ताकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के टाइम पे हमको कम कर्जा लेना पड़े। आया समझ में? ताकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के टाइम पे हमको कम कर्जा लेना पड़े। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेल्प्स इन रेजिंग फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट। तो भैया सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या करते हैं? आपको मदद करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। आप सोचो, आप बताओ, अगर कोई भी बैंक, अगर कोई भी डिबेंचर्स आपके काम में नहीं आते, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या आप ये प्रोजेक्ट्स बना पाओगे? बोलो, अगर पैसा नहीं होगा, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो क्या आप ये तीनों प्रोजेक्ट्स बना पाओगे? यस शुभांगी, सॉरी प्राजक्ता, रिटेन अर्निंग्स। इसलिए ये प्रोजेक्ट्स बनाने तक तो भी मुझे सहारा चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स बनाने तक तो भी मुझे कैपिटल की जरूरत है। वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, फिर तो भाई मेरा रेवेन्यू आ जाएगा, मैं अपना लिया हुआ कर्जा चुका दूंगा। डिबेंचर्स इशू किए होंगे तो डिबेंचर्स रिडम्पशन हो जाएंगे, बॉन्ड्स इशू किए होंगे तो बॉन्ड्स भी रिडीम हो जाएंगे, शेयर्स इशू किए होंगे तो भैया शेयर्स रिडीम नहीं होते। आज समझ में? आ चलो, प्रेफरेंस शेयर से तो रिडम्पशन हो जाएगा, लेकिन फिर शेयर होल्डर्स को मैं क्या दूंगा? ये जो मुझे बदबद प्रॉफिट हुआ है, इस बदबद प्रॉफिट में से मैं शेयर होल्डर्स को क्या दूंगा बेटा? शेयर होल्डर्स को भी तो खुश करना बनता है ना। एग्जैक्टली प्राजक्ता, मैं अपने परम प्रिय शेयर होल्डर्स को दूंगा डिविडेंड। डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैं अपने परम प्रिय शेयर होल्डर्स को दूंगा बदबद डिविडेंड, खुश कर दूंगा बिल्कुल। आया समझ में? आगे बढ़ेंगे। हेल्थ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. Throughout the research work.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लंबी प्रोसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक लंबी प्रोसेस है। इसके लिए हमको अच्छे खासे पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है। अब एक वैक्सीन बनाने के लिए हमको कितना टाइम लगा रे? बोलो, एक वैक्सीन बनाने के लिए, एक कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए हमको कितना समय लगा? कम ऑन, एक टेंटेटिवली फिगर बताओ। करीब करीब एक साल पूरा लगा हमको ये वैक्सीन डेवलप करने के लिए, बरोबर। एक अंदाजन एक साल पूरा लगा। ओके, अंदाजन बोल रही हूँ मैं, टेंटेटिवली बोल रही हूँ बेटा, मेरे को एग्जैक्ट मैंने नहीं पता, लेकिन टेंटेटिवली हमको एक साल लगा। ये पूरा कोरोना का वायरस का हमको देखना पड़ा, हमको इसको जांचना पड़ा, हमको इसका कैसी म्यूटेशन हो रहा है ये देखना पड़ा। उसके बाद जब जब हमको ये वायरस समझ में आया, तब हमने वैक्सीन बनाई, बरोबर। उसके लिए कुछ टाइम लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उस वैक्सीन के बोलो, किसी प्रोजेक्ट के बोलो, थोड़ा टाइम लगता है, बरोबर। तो तब तक जितने भी खर्चे होते हैं, वो वैक्सीन एक दिन में तो नहीं बनी ना बेटा, उसमें सारे के सारे हमारे साइंटिस्ट है, जो भी हमारे बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपना माथा इतना खपाया, इतनी मेहनत की, दिन रात जागकर मेहनत की, डेटा कलेक्ट किया। भाई इतने सारे वॉलंटियर्स लोग तैयार हो गए उस वैक्सीन को ट्राई आउट करने के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें बहुत सारे पैसे की भी उपलब्धता चाहिए, पैसा अवेलेबल चाहिए, ओके, थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। तो ये भी पॉसिबल हो पाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस की वजह से, क्योंकि बेटा कोई भी चीज पकड़ लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी वैक्सीन बनाने के लिए कितना पैसा लगा वो तो भाई उस इंस्टीट्यूट को ही पता। वैक्सीन बनाने के लिए कितना उनका अब तक खर्चा गया, ये तो भाई उस इंस्टीट्यूट को ही पता जिसने ये वैक्सीन डेवलप की है, लेकिन बिना पैसे के ये वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अगर बेटा पैसा है, वो है ना अपने स्कैम 1992 में डायलॉग, जिसके पास मनी होता है ना, उसको शनि कभी नहीं छलता, उसके पीछे शनि कभी नहीं पड़ता। इसलिए अगर बिजनेस फर्म के पास बहुत सारे रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिजर्व्स में भर के पैसा पड़ा हुआ है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैंडेमिक क्या, वर्ल्ड वॉर क्या, कुछ भी सहना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरीज लोन्स आर पेड ऑन टाइम। आया समझ में? अगर कंपनी के पास भर भर के पैसा है, अगर कंपनी के पास भर भर के पैसा है, तो वो आसानी से अपने कर्मचारियों को पगार दे पाएगी, अपने लोन्स के हफ्ते चुका पाएगी, रॉ मटेरियल खरीद पाएगी, अपने सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज कर पाएगी। और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी, और बिना पैसे के बेटा कुछ नहीं चलता। अगर कंपनी के पास रिजर्व में बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट्स इकट्ठा करके पड़े हुए हैं, तो वो बिजनेस फर्म किसी भी सिचुएशन में खुद को सरवाइव करवा सकती है। किसी भी सिचुएशन में वो बिजनेस फर्म खुद को सरवाइव करवा सकती है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। Corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization because every department works depend upon the finance. हर एक डिपार्टमेंट का वर्क किसके ऊपर डिपेंड होता है? पैसे के ऊपर। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस इन सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। ओके, आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा, पैसा चाहिए, किसी को काम पे भी रखना होगा, पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट करना है, पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना है, पैसा चाहिए। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है बेटा? फाइनेंस। कौन सा फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 6, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। आज मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, मैंने आज बिजनेस शुरू किया, मैंने आज लड्डू बनाने का बिजनेस शुरू किया, ठीक है, एकदम मस्त से ऐसी कंपनी बनाई,
और लड्डू बनाने हैं मुझे। मेरे लड्डू बिल्कुल सबको पसंद आते हैं। ओके, अलग अलग वैरायटी के लड्डू बनाती हूँ मैं। बेसन के लड्डू बनाती हूँ, खोबरे के लड्डू बनाती हूँ, वो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाती हूँ, वैरायटी ऑफ लड्डूज। ओके, इतने फेमस है मेरे लड्डूज की अब्रॉड तक उसकी डिमांड है। ओके, अब्रॉड में यूके में जो इंडियंस बैठे हुए हैं, यूएसए में जो इंडियंस बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस बैठे हुए हैं, वहां तक मेरी डिमांड है। आया समझ में? तो व्हाई नॉट टू सेट ए कंपनी? बताओ मुझे, ऐसे केस में क्या मुझे अपना एक्सपेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस एग्जैक्टली प्रगति, दैट वाज द डायलॉग। मैंने करना चाहिए ना अपने बिजनेस का एक्सपेंशन। जब इतनी डिमांड है तो मैंने सप्लाई भी उसी हिसाब से करना चाहिए ना। एग्जैक्टली exactly. पहले जब मैं लड्डू बनाती थी ना, तो एक दिन में मेरे पास जो भी मशीनरी थी, मेरे पास जो भी मशीनरी थी, तो एक दिन में उसमें से 40,000 लड्डू बनते थे। आया समझ में? पर डे मेरे यहाँ पे 40,000 लड्डूज बनते थे। लेकिन डिमांड जो है ना मेरे लड्डूज की, वो 1 लाख लड्डूज पर डे है। 1 लाख लड्डू पर डे है। और मैं बना कितनी रही हूँ? 40,000 लड्डू सिर्फ। डिफरेंस कितना है? 60,000 लड्डू का। आया बात समझ में? मतलब मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ कम बनाकर। यस और नो बताओ। मेरी डिमांड है पर डे 1 लाख लड्डू। मेरी लड्डूज की डिमांड है 1 लाख लड्डू पर डे। और मैं बना कितने रही हूँ? सिर्फ 40,000 लड्डू पर डे। तो भैया मैं खुद के हाथ से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। जब मैं बना सकती हूँ तो मैंने मशीनरी खरीदनी चाहिए ना? नहीं? क्या लगता है आपको? मैंने नई मशीनरी खरीदनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो मेरा लॉस हो रहा है, जो मेरे कस्टमर्स किसी और के लड्डू खाकर भैया शांति से बैठे हैं, तो ऐसे केस में मैं नई मशीनरी बनाऊंगी, लेकर आऊंगी, जिसकी वजह से मैं 1 लाख लड्डूज पूरे के पूरे बनाकर बेच पाऊँ। क्योंकि भैया डिमांड तो है, वर्ल्ड फेमस लड्डूज है मेरे पास। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करेगा? मेरी मदद करेगा, मुझे पैसा उपलब्ध करवाएगा। और इस पैसे की उपलब्धता से मैं बैंक से लोन लूंगी, 1 लाख लड्डू बनाने वाली मशीनरी खरीदूंगी। ओके, कि भाई इस सांचे में डालूंगी तो बेसन के लड्डू बनेंगे, इस सांचे में डालूंगी तो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनेंगे, ओके, इस सांचे में डालूंगी तो रवे वाले लड्डू बनेंगे। तो ऐसी मशीनरी मैं खरीद लूंगी। ओके, और जिसकी वजह से मेरी बिजनेस का ग्रोथ होगा। भैया 1 लाख लड्डू जब मैं बनाऊंगी तो भैया प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा ना। सीधी सी बात है, जो मैं 40,000 पे कमा रही थी वो ऐसा है, और जो मैं 1 लाख पे कमाऊंगी वो इतना बड़ा होगा। आगे बढ़ेंगे तो भैया एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मशीनरी। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। और इस मशीनरी और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करवा कर देने का काम कौन करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिना पैसे के तो भैया मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। आगे बढ़ेंगे, मैनेजिंग रिस्क। Because of corporate finance, company has managed several risks such as sudden fall in sales due to natural calamity, loss due to strikes. Okay, किसी को पता था कि भाई 2020 में ये कोरोना नाम का ऐसा कोई वायरस आएगा? Do you guys knew it? Do you guys knew it कि भाई ऐसा कोई कोरोना नाम का वायरस आएगा जिसकी वजह से हमको घर में बैठना पड़ेगा, हमारे सारे बिजनेसेस ठप हो जाएंगे? एग्जैक्टली exactly, किसी को भी नहीं पता था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पहले ही कमा कर रखा था। वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बिजनेस हाउसेस जिन्होंने पहले ही कमा कर रखा था, वो तो सेफ रह गए। उन्होंने अपना रिस्क मैनेज कर लिया। बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी हैज मैनेज सेवरल रिस्क। जिनके पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, जो कमाकर कुंडली मारकर बैठ गए थे उसके ऊपर, ओके, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको कोई नहीं फर्क पड़ा। वो 8 महीने या 8 साल भी उनका बिजनेस बेटा बंद रहे ना, तो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं रिस्क।
वो मैनेज कर सकते हैं रिस्क, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंस अवेलेबल है। वो मैनेज कर सकते हैं रिस्क क्योंकि उनके पास उतना कॉर्पोरेट फाइनेंस अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो ये रिस्क झेल सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से ये वो लॉस झेल सकते हैं। तो भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस की वजह से हम रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। जिसके पास मनी होता है ना, उसके कुंडली में शनि भी उसको पीड़ा नहीं देता है, सीधी सी बात है। बाय परम पूज्य हर्षद मेहता जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिप्लेस ओल्ड असेट्स। Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new asset only when there is a adequate corporate finance. भाई हम नया टीवी लेने का बात कब करते हैं घर में? हमारे घर में डब्बा वाला टीवी है, अब तो भाई एलईडी का चलन है, अभी तो स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं। हम कब प्लान करते रहे? यस, रिस्क है तो इसके, एग्जैक्टली रिस्क है तो इसके भैया। हम नया टीवी लेने के बारे में कब सोचते हैं? When we plan to buy a new TV. हम नया टीवी लेने के बारे में कब सोचते हैं? ये हमारे घर में एक डब्बा, वो सीआरटी ट्यूब वाला टीवी चल रहा है अब तक। ओके, कई सालों से हम वही देख रहे हैं। हम बचपन से, पिछले 15 साल से हमारे यहाँ पर ये टीवी है, हम इसी को घूरे जा रहे हैं। लेकिन अब बाकी सबके घरों में स्मार्ट टीवी आ चुका है, तो हमारा भी मन करता है स्मार्ट टीवी लेने का। तो हम कब अफोर्ड कर सकते हैं स्मार्ट टीवी? जब पुराना टीवी खराब हो जाता है तब नहीं वैशाली, हम उसको रिपेयर कर करके यूज कर रहे हैं। हम उसको रिपेयर कर करके यूज कर रहे हैं। एक बार उसका वो है जो ना, वो सीआरटी ट्यूब वो डिफ्यूज हो गई थी, तो हमने ट्यूब बदल के ले ली। एक बार बच्चों ने कांच फोड़ दिया था, हमने कांच बदल के ले लिया, लेकिन हमने टीवी नहीं छोड़ी। एग्जैक्टली पूजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब बेटा पैसा होता है पास में तभी हम रिप्लेस करते हैं ना ओल्ड असेट्स। यस और नो बोलो। ओल्ड टीवी खराब होने के बाद नहीं, खराब होता है तो हम रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास में पैसा होता है, बद पैसा आ चुका है अपने घर में, तो क्या करेंगे भैया? टीवी बदल लेंगे, नया फर्नीचर बनाएंगे, पेंट कर देंगे घर को, गेट करवा लेंगे घर को। यस और नो? ये सब चीजें, ये पूरा फर्निशिंग ऑफ द हाउस कब होता है? जब पैसा आता है। यस और नो? टेल मी। Exactly. Exactly. When we are having enough source of funds, when we are having enough source of funds, तब जाकर हम ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। ओके, अगर आपके पास फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस उपलब्ध है, प्रॉफिट्स उपलब्ध है, तभी जाकर हम डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, हमारे क्रेडिटर्स को, हमारे कर्जदारों को भैया ब्याज पे कर सकते हैं, बैंक को भी ब्याज पे कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस और फीस। कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, GST, and fees to the registrar of companies on various occasions. Finance is needed for paying these taxes and fees. Finance is needed for paying these taxes and fees. ओके, कंपनी क्या करती है? कंपनी को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, सच एज इनकम टैक्स, सच एज GST। ओके, फीस पे करनी पड़ती है टू द ROC, अलग अलग ओकेजन्स पे। इसके लिए भी पैसा होना अपने पास जरूरी है, इसलिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस। तो ये दसों के दसों इंपॉर्टेंसेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, अब तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, दो डेफिनेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के दसों के 10 पॉइंट्स मैं समझा चुकी हूँ। इस तक आपको कुछ पूछना है? ये 10 पॉइंट्स में से आपको कुछ पूछना है? टेल मी। इसमें से कुछ आपको रिपीट करना है, कुछ पूछना है? हाँ बेटा, मैं तो पहले लेक्चर में बोल चुकी हूँ, मनी है तो हनी है। आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सब? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, देन एक्सप्लेन द कैपिटल रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन कैपिटल रिक्वायरमेंट। Explain capital requirement. When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, commercial viability of idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start the business, to start and run the business. This task has to be performed with utmost care. जब भी कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जब भी कोई बंदा बिजनेस शुरू करने का सोच विचार दिमाग में लाता है, नया बिजनेस सेट करने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में क्या आता है, ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आप एक एंटरप्रेन्योर के जैसे, आप एक बिजनेसमैन के जैसे सोचो, एक आइडिया लाओ कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको उसके लिए वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा चीज आएगा? एक बिजनेस सेट करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आएगा? एग्जैक्टली पैसा, पीसो। आया समझ में? बिना पैसे के तो काम ही नहीं चलता। हम पहले देखेंगे हाँ मेरे पास कितना पैसा है अवेलेबल, कितना मुझे दूसरी जगहों से इकट्ठा करना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना पैसा लगेगा? आया समझ में? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे के साथ, कितनी पूंजी के साथ, कितने कैपिटल के साथ मैं ये अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, कितने कैपिटल के साथ मैं अपना ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और इसको सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ। दिस टास्क नीड्स टू बी परफॉर्म विद utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of business. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration पहला फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फिक्स कैपिटल किस बात के लिए लगता है रे? बताओ तो जरा, फिक्स कैपिटल किस चीज के लिए लगता है? बताओ जरा, क्या जरूरत है मुझे फिक्स कैपिटल की? फिक्स कैपिटल में क्या क्या आता है? Yes, exactly. Fixed capital is used for buying fixed assets. Fixed capital is used. Fixed capital is used for buying fixed assets. Fixed capital is used for buying fixed assets. Simple as that. और वर्किंग कैपिटल किसके लिए जरूरी होता है? वर्किंग कैपिटल किसके लिए जरूरी होता है? लिखो वहां पे, फिक्स्ड कैपिटल इज नेसेसरी। फिक्स्ड कैपिटल इज नेसेसरी फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड कैपिटल इज नेसेसरी, लिखो वहां पर, ऊपर जगह है, देखो इतनी सारी स्पेस अवेलेबल है, इतनी सारी स्पेस अवेलेबल है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल इज नेसेसरी फॉर बाइंग, फॉर परचेसिंग फिक्स्ड असेट्स। हाँ, क्या क्या आता है फिक्स्ड असेट्स में? वेरी गुड रोहित। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। आया समझ में? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है इनटू द फिक्स कैपिटल। इसको खरीदने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए उसको बोला जाता है fixed capital. The concept of fixed capital was first theoretically analyzed by economist David Ricardo. It refers to any kind of real or physical capital that is fixed asset. It is not used for the production of goods. तो भैया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए कौन लगता है? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कौन से कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है रे? गुड्स को प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के लिए हमको कौन से कैपिटल की जरूरत होती है, ये बताओ मुझे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये तो क्लियर हो गया कि भैया फिक्स्ड कैपिटल हमको चाहिए फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए, और गुड्स बनाने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हमको कौन सा कैपिटल चाहिए? गुड्स बनाने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कौन सा कैपिटल चाहिए?
वर्क मतलब काम, आया समझ में। फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, खत्म। वर्क बोले तो काम, मेरी जगह पे काम क्या होता है, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को पूरा करने के लिए, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वो पैसा जो मुझे हेल्प करता है, वो पैसा जो मैं काम में लाता हूं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वो पैसा जो मैं काम में लाता हूं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। वर्क बोले तो काम, तो ये काम करने के लिए, मेरी जो भी एक्टिविटीज है उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो पैसा मैं इस्तेमाल करता हूं उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, खत्म। फर्क समझा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का। Fixed capital is used for purchasing fixed assets and working capital is used for the production of goods. लिखो वहां पर working capital is used for the production of goods. लिखा, working capital is used for the production of goods. Working capital is used for the production of the goods. लिखा, एंड फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, फिक्स्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत बड़ा नाम है, मार्क्सिज्म बोलते हैं इसको नॉर्मली, इनकी थ्योरी को, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ये, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, कभी पढ़ना कार्ल मार्क्स के बारे में। दिस इज हिज थ्योरीज आर कॉल्ड एज मार्क्सिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल आल्सो सर्कुलेट्स एक्सेप्ट दैट द सर्कुलेशन टाइम इज मच लॉन्गर। वर्किंग कैपिटल फटाफट घूमता है, आया समझ में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हमारी रेगुलर एक्टिविटी है। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हम रोज रोज खरीदते हैं क्या रे, बताओ तो मुझे। प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मेरी रोजमर्रा का, मेरी डे टू डे एक्टिविटी है, यस और नो। वेरी गुड वैशाली, यस, एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल सही दिया आपने। अरे भैया, प्रोडक्शन मेरी रोजमर्रा की एक्टिविटी है ना, यस और नो। मैं रोज ही प्रोडक्शन करती हूँ, रोज मेरी फैक्ट्री खुलती है, मेरी फैक्ट्री खुलते से ही प्रोडक्शन वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है, ये मेरा रोज का काम है ना। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन मेरा डेली फंक्शन है, मेरा डे टू डे फंक्शन है, ओके। असेट में रोज खरीदती हूँ क्या, हाँ आज अच्छी लग गई, ये मैं घूमने गई थी, ये जमीन, ये प्लॉट मेरे को अच्छा लग गया, खरीद लिया। ये जा रही थी, ऐसे घूम रही थी, मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी देख ली, इसको खरीद ली। मैं रोज खरीदती हूँ क्या प्लांट एंड मशीनरी और ये बिल्डिंग वगैरह, बोलो। ओके, फिक्स्ड असेट्स में कब खरीदता हूँ, फिक्स्ड असेट्स में कब खरीदता हूँ, जब मुझे उसकी जेन्युइनली जरूरत होती है, आए समझ में। फिक्स्ड असेट्स में तब खरीदता हूँ जब मुझे उसकी जेन्युइनली जरूरत होती है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल के सर्कुलेशन के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि मैं इसको कारणवश लेता हूँ। ये मेरा रोजमर्रा का क्या काम है बेटा, ये करूंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, आया बात समझ में। वर्किंग कैपिटल इसलिए मुझे जरूरी है, लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल की बात आती है तो फिक्स्ड कैपिटल मुझे रोज रोज खर्चना नहीं पड़ता, 10 साल में, 5 साल में एक बार मुझे सारी चीजें लगानी पड़ती है, एक बार मुझे अपना सेटअप करवाना पड़ता है। So, according to Karl Marx, fixed capital also circulates except that the circulation of time is much longer. Okay, इसके circulation के लिए लंबा टाइम
टाइम लगता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल फटाफट रोटेट होता है। ओके क्योंकि फिक्स कैपिटल में कभी कभी यूज करता हूँ, कभी कभी मुझे चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल तो मुझे रोज ही चाहिए भैया, मेरी रोजी रोटी है उसके ऊपर। फिक्स्ड assets may be held for 5 years, 10 years, 20 years or more. Therefore, it may be sold or reused. In national accounts, it is defined as the stock of tangible. Tangible मतलब जिसको छू सकते हैं, जिसको जिसको छू सकते हैं। ओके, ड्यूरेबल फिक्स्ड एसेट्स ओन्ड और यूज्ड बाय रेसिडेंट एंटरप्राइजेस फॉर मोर देन अ 1 year. It includes plant, building, machinery, vehicle equipment, etc. फिक्स्ड कैपिटल क्लियर है बच्चों? अरे फिक्स्ड कैपिटल क्लियर है क्या दीवानो? अरे दीवानो मुझे पहचानो। फिक्स्ड कैपिटल क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चले आगे। चलो आप सबकी परमिशन से हम बढ़ते हैं आगे, बस आप लोग यूं ही मेरा साथ दो और जिंदगी में तरक्की करेंगे। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसको जो अफेक्ट करते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, जो परिणाम करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि अफेक्ट करती है, परिणाम करती है हमारे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे, हमारे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। द वेरी फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। द वेरी फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस करते हैं आप? Okay, the nature of business, the nature of business certainly plays a vital role in determining fixed capital requirement. For example, rail, road and other public utility services have large fixed investment. ठीक है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें बद कैपिटल लगता है। ओके, कौन से बिजनेसेस है ऐसे? तो रेल बनाने के लिए, ओके, इंजन्स, वो बोगीज, ये बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और वो हम रोज रोज बनाते हैं कि नहीं, एक पूरा जो भी होता है ना, एक सेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, हर रोज नहीं बनती, डिसाइडेड अमाउंट पे बनती है। ओके, रोड, रास्ते का काम थोड़ा बहुत डामरीकरण वगैरह अभी आज भी चल रहा था हमारी तरफ, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। ओके, और अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैव लार्ज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये हम रोज रोज, बेटा हम रोज रोज पूल बनाते हैं, कह रहे? हाँ, 6 महीने लगाकर एक पूल जरूर बनाते हैं, लेकिन रोज, हाँ ये अभी पुराना हो गया, ये 3 साल हो गया, ये पूल यूज कर रहे हैं हम, अब इसको नया बनाते हैं। ऐसा करते हैं क्या हम? बोलो। वंस इट इज मेड, इट इज मेड। एक बार रास्ता बन गया, लेकिन उसका भले ही आप उसका मेंटेनेंस करो। एक बार भैया पुल बन गया, एक बार आपका फ्लाईओवर बन गया, भले ही आप उसका मेंटेनेंस करो। ये रोज रोज बनता है क्या रे? ये जो डैम्स है हमारे, ये जो ब्रिजेस है हमारे, ये जो फ्लाईओवर्स है हमारे, ये जो रोड्स है हमारे कंट्री के, ये हमारे लिए कैपिटल है बेटा। दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज कैपिटल एसेट ऑफ आवर्स। ये रोज रोज बनाते हैं क्या हम? एक रास्ता एक ही बार बनाते हैं, फिर भले ही उसका मेंटेनेंस का खर्चा हो जाए। मेंटेनेंस करते हैं भैया, रास्ते में खड्डे पड़ गए, वो खड्डों को हम भरेंगे, जो भी उसको लगता है उससे। ओके, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा तो आपको बहुत सारा असेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस है तो सीधी सी बात है, आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट कम होगा। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स फिक्स कैपिटल नीड्स। द साइज ऑफ बिजनेस,
The size of business also affects fixed capital needs. A general rule applies that the bigger the business, the higher the need of fixed capital. Size of firm, either in terms of assets or sales, affect the need of fixed capital. जितना बड़ा size of business होगा उतना ज्यादा fixed capital लगेगा. आया समझ में? कभी आपने जहाज के बारे में सुना है? शिप बिल्डिंग कंपनीज, शिप वो तोड़ने वाली कंपनीज, जहाज तोड़ने का काम सबसे ज्यादा गुजरात में होता है और पूरे दुनिया भर के जहाजों में से तोड़ने का 80% काम बेटा भारत में होता है. अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ. जहाज बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, बरोबर. जहाज बनाने के लिए, एक शिप बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. और वही अगर आप कोई चेयर्स बनाने का, ये जो प्लास्टिक की चेयर्स लाइक नील कमल, ये बनाने का बिजनेस डालते हो तो आपको एक लिमिटेड कैपिटल लगेगा, बरोबर. बरोबर. इसकी मशीनरी भी भाई कम पैसे में आएगी, ये बन भी कम पैसे में जाएगा. लेकिन वही अगर आपको एक जहाज, पूरा शिप बिल्डिंग कंपनी आपकी, तो शिप बनाने में, शिप बिल्डअप करने में आपको बहुत सारा पैसा लगेगा. लेकिन वही अगर आप एक चेयर मेकिंग कंपनी बनाते हो, एक चेयर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हो, तो बेटा जमीन आसमान का फर्क है. आया समझ में? उसके कैपिटल असेट्स में और इसके कैपिटल असेट्स में फर्क होगा. आया समझ में? उसमें तो कुछ अरबों खरबों का खर्चा होगा, यहाँ पर कुछ करोड़ों में हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्कोप ऑफ बिजनेस. देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी आउट अ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल. सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. कुछ बिजनेस होते हैं ऐसे कि जिनको बहुत सारे लेवल पे, बहुत सारे अमाउंट में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना पड़ता है. ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती रहती है. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. लीज का मतलब क्या होता है रे? लीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड लीज? हिंदी मराठी में बताओ. लीज इस शब्द का अर्थ हिंदी या फिर मराठी में क्या होता है? लीज इस शब्द का अर्थ हिंदी या फिर मराठी में क्या होता है? और रेंट इस शब्द का अर्थ क्या होता है फिर? लीज और रेंट में फर्क क्या है? Exactly, time period. Time period. Time is the main constraint while deciding lease or rent. आया समझ में? टाइम वाला फैक्टर जो होता है ना, वो डिसाइड करता है, टाइम फैक्टर डिसाइड करता है लीज या फिर रेंट. अगर कोई चीज, अगर ये जमीन है, ये जमीन आप खरीदते नहीं हो, किराए से लेते हो, जैसे एमआईडीसी की जमीनें होती है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमआईडीसी अकोला में है. अकोला में एमआईडीसी की जमीन अगर आप किराए पर लेते हो तो भैया आपको पैसे ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, ये बताओ मुझे. कोई भी जमीन अगर आप किराए पे लेते हो तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? आंसर मी. वेरी गुड जानवी, वेरी गुड जानवी. लीज इज फॉर लॉन्ग टर्म. ये जो एमआईडीसी की जमीनें होती है ना, ये 99 ईयर्स की, 99 ईयर्स की लीज पर मिलती है आपको. आया समझ में? और रेंट हम क्या करते हैं? रेंट हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे ज्यादा नहीं. लेकिन लीज जो होती है, लीज नॉर्मली 99 ईयर्स के लिए होती है. आया समझ में? लीज इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड रेंट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन.
क्या ज्यादा लगेगा आपको, लीज या फिर रेंट पे आप जमीन लेते हो तो भैया आपके पैसे बच जाएंगे। आज समझ में वही जमीन खरीदने की जगह पे वो जमीन आप खरीदते थे तो आपको 30 करोड़ रुपए लगते थे। वो जमीन एमआईडीसी की उतनी स्क्वायर फीट ऑफ जमीन आप खरीदते थे तो आपको 30 करोड़ का खर्चा, 30 करोड़ की लागत उसको लगती थी, लेकिन वही जमीन आपको 30 लाख रुपए में 99 साल के लिए मिल गई, भैया पैसे बच गए। उतने पैसे में तो मैं अपनी मस्त पैकी फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री में नए नए इक्विपमेंट्स लाऊंगा, बनाऊंगा, कमाऊंगा। ओके, तो भैया अगर आप लीज या फिर रेंट पे लेते हो तो आपके पैसे की बचत होती है। ओके, अगर आपके पैसे की बचत हो रही है, अगर आप लीज या फिर रेंट पे ले रहे हो तो आपके फिक्स्ड कैपिटल कम हो जाता है। ओके, फिक्स कैपिटल उतना पैमाने पे आपको नहीं लगता। देन फिफ्थ पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। अगर किसी का यूज्ड असेट आप खरीदते हो, ओके, सेकेंड हैंड इक्विपमेंट, सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आप लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल कम हो जाता है। आया समझ में? इफ ओल्ड कैपिटल एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स। अगर आपको अच्छा खासा ओल्ड इक्विपमेंट मिल रहा है, अच्छी कैपेसिटी में मिल रहा है, तो व्हाई टू परचेस अ न्यू असेट? नो, व्हाई टू परचेस अ न्यू एसेट? अगर ओल्ड में काम चलता है तो आप उसी को खरीदोगे कम दामों में। देन ग्रोथ एंड एक्सपांशन। A growing firm may need to invest money in fixed assets in order to sustain its growing production and turnover। कोई भी ग्रो होने वाली नई नई कंपनी है, अभी ग्रो हो रही है, पिछले 3 साल से काम कर रही है लोग, ओके, तो उसको फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है खुद को ग्रो करने के लिए। नए नए असेट्स, नई नई मशीनरी अपग्रेड करते रहनी पड़ती है क्योंकि उनको ग्रो करना है खुद को मार्केट में। देन पॉपुलेशन ट्रेंड। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट, certain manufacturers find this is an opportunity to expand business, for example automobile industry etc। पहले जब हम छोटे थे ना, जब हम स्कूल में जाते थे, तब किसी के पास टू व्हीलर अगर होती थी ना, किसी स्टूडेंट के पास टू व्हीलर होती थी तो उसको बहुत क्या कहते हैं, उसको एफ्लुएंट घर का माना जाता था। ओके, कि भाई वो बहुत पैसे वाला है क्योंकि वो टू व्हीलर अफोर्ड कर सकता है। आया बात समझ में? यस प्राजक्ता, एग्जैक्टली। जब हम छोटे थे तब टू व्हीलर स्कूल में लेके आना ये बहुत बड़ी बात होती थी। आया समझ में? अब तो हर किसी के पास टू व्हीलर है। टू व्हीलर गॉट सो मच नॉर्मलाइज, यस और नो गाइस? अब अगर हम देखें, हमारे मोहल्ले में देखें तो हर किसी के घर पे कम से कम एक गाड़ी है। ओके, हर किसी के घर पे कम से कम एक टू व्हीलर है, किसी किसी के यहाँ पे दो दो टू व्हीलर्स। आया समझ में? तो पहले बहुत ये रेयर माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे लोगों को गाड़ियों की जरूरत पड़ने लगी। इस वजह से पॉपुलेशन ट्रेंड के वजह से भी फिक्स्ड असेट्स का आपको जो भी है खरीदने का ट्रेंड बढ़ता है। देन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिजनेस। Stage of development of business, the requirement of fixed capital for a new undertaking is greater than the established business। जो भी नया बिजनेस है उसको भाई एसेट्स की जरूरत पड़ेगी ही, फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत तो पड़ेगी रादर देन एस्टैब्लिश्ड वन। एक बार आपने खरीद लिया, 5 साल फिर उसको देखना नहीं पड़ता। आज समझ में? वंस द कैपिटल एसेट्स आर परचेज्ड, एक बार आपने प्लांट एंड मशीनरी ले ली, फर्नीचर सेट कर लिया, तो कम से कम कोई भी मेरे जैसा नॉर्मल बुद्धि वाला बंदा तो 5 साल उसको मुड़ के भी नहीं देखेगा। बस 5 साल यही करना है, 5 साल में ग्रोथ होता है, प्रॉफिट आता है, रखता हूँ साइड में, तो फिर मैं कुछ नया करने की सोचूंगा। तो आप कौन से स्टेज पे हो डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस के? आप नए नहीं हो, आप इस्टेब्लिश हो चुके हो, आप एकदम सेट हो चुके हो, तो ये तीनों स्टेज पे फिक्स्ड एसेट्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। बिजनेस साइकिल, व्हेन देयर इज अ बूम पीरियड इन इकोनॉमी, तेजी चल रही है, बूम बोले तो तेजी। Okay, when there is a boom period in economy, additional investment in permanent assets may be made by the firm to increase their production capacity. Hence, the need of फिक्स कैपिटल इंक्रीजेस। अगर मार्केट में तेजी है, भर भर के आपके गुड्स बेचे जा रहे हैं, भर भर के लोगों की डिमांड आ रही है, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा बेचने के बारे में सोचेगी और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या लगेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। ओके, ये बूम, ये मार्केट में तेजी का फायदा पूरा पूरा उठाएगी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बेटा अपना प्रॉफिट कमाकर कुंडली मारकर शांति से बैठेगी। द लास्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट in decision making regarding fixed capital requirement। If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow the competitor। ओके, अगर कोई भी चीज, कोई भी बंदा फुल ऑटोमेशन पे चला जाता है, फुल मशीनरी से ऑपरेट होता है, तो सामने वाले के ऊपर भी दबाव पड़ता है।
आया समझ में, सामने वाले के ऊपर भी दबाव पड़ता है. इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो द कॉम्पिटिटर. तो अगर वो फिक्स्ड एसेट्स में इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मार्केट में टिके रहना है, हमको मार्केट में बने रहना है, हमको मार्केट में टक्कर उसके साथ देनी रहनी है. ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है 10 पॉइंट्स रिगार्डिंग affecting the requirements of fixed capital. Okay guys, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यस, कंपटीशन इंक्रीज होता है और कंपटीशन में टक्कर देने के लिए हमको उसका कॉपी करना पड़ता है. अगर वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है तो हमको भी ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ता है. किसी को कुछ भी पूछना है बेटा? अब तक यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है ना, आप पूछ लो, अभी पूछ लो. ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे. किसी को कुछ पूछना नहीं है तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. वी आर गोइंग टू मीट इन द इंग्लिश बैच. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल. और हम मिलेंगे कल हमारे रेगुलर बैच टाइम पे. हम मिलेंगे कल हमारे रेगुलर बैच टाइम में और इंग्लिश की बैच होगी. ओके, इन द नून.